चलिए दोस्तों, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो फाइनली इस पार्ट में जो कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर 10 कदम प्रॉब्लम्स। जो 10 कदम के प्रॉब्लम्स थे उसको साथ में जोड़ते हुए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे आके समाप्त हो जाएगा। बचे हुए 3 सवाल हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आप कह सकते हो कि फुल फ्लेज अगर कुछ हो सकता है तो वो इन 3 सवालों के बाहर और कुछ नहीं जाएगा। इसके अंदर मोटे तौर पर आपकी सारी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शंस को कवर कर लिया गया है। तो फटाफट से देखते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश 80,000 रुपए से, तो आप क्या करोगे? आपका एक तो कैश इंट्रोड्यूस हो गया बिजनेस में, कितना? 80,000 रुपए, तो आप कैश में जाके ऐड करेंगे 80,000 रुपए। और दूसरा इंपैक्ट इसका क्या होगा कि आपका कैपिटल इतने से बढ़ जाएगा, कितने से? 80,000 रुपए से। अगला है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000। ये बहुत अच्छी चीज है। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 10,000 रुपए आपने जमा कराए हैं। तो जब आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए होंगे तो आपने कैश जमा कराया होगा, तो कैश आपका 10,000 रुपए से कम हो जाएगा और बैंक में आप दिखाओगे 10,000 रुपए ऐड करके। ये कैश भी आपका एसेट का पार्ट है और बैंक भी आप एसेट के अंदर ही बनाओगे। जो आप यहाँ पे एसेट लिखोगे, इस एसेट के अंदर आपने कैश लिखा हुआ होगा, उस कैश में से आपको माइनस करना है और यहीं पे आपको एक बैंक क्रिएट करना है और इस बैंक में ले जाके इसको प्लस कर देना है। 10,000 माइनस 10,000 प्लस, बात बराबर। अगला, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000। हमने गुड्स खरीदा है कैश में 20,000 का, क्रेडिट में 15,000 रुपए का। तो कुल मिला के आपके पास जो सामान आएगा वो 20 और 15 35,000 रुपए का आएगा। तो आपका स्टॉक जो है वो ऐड हो जाएगा कितने से? 35,000 से। 20,000 रुपए आपने कैश दे दिया तो ये आपका कैश में से माइनस हो जाएगा और 15,000 आपने क्रेडिट में लिया है तो ये आपका क्रेडिटर बन जाएगा और ये वहां पे ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी के अंदर, क्योंकि आपको ये भविष्य में लौटाना है। ठीक है। उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपए, हमने बेच दिया 9,000 रुपए में और कैश बेसिस पे बेचा है। सिंपल सवाल है, पीछे कई बार हमने इसको देखा हुआ है। 8,000 का सामान था, आपने 9,000 में बेच दिया, तो आपके पास जो कैश आएगा वो कितना आएगा? 9,000 रुपए। जो आपके पास से स्टॉक जाएगा वो कितने का जाएगा? 8,000 रुपए का। और बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 1,000 रुपए, जो कि है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट को आप एडजस्ट कहां करते हो? अपने कैपिटल में। तो कैपिटल में आप जाके इसको क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए जी क्या सवाल है और क्या ट्रांजैक्शंस यहां पे दिए हुए हैं। सबसे पहले कह रहा है विनोद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना? 3 लाख रुपए। इक्विपमेंट लगाया इसने 1 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख रुपए और इन्वेंट्री लेके आया 1,20,000 रुपए का। तो आप क्या करेंगे? एसेट के नीचे इन चारों को लिखेंगे, एसेट के नीचे इन चारों को लिखेंगे। कैश लिखेंगे कितने का? 30,000 रुपए का, ऐड करेंगे। इक्विपमेंट लिखेंगे कितने का? 1 लाख रुपए का, उसमें ऐड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आप लिखेंगे एसेट के नीचे और उसमें 2 लाख रुपए आप ऐड कर देंगे। और इन्वेंट्री लिखोगे, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है। तो इन्वेंट्री लिखोगे आप कितने का? 1,20,000 रुपए का और उसको भी आप एसेट के नीचे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप चारों चीजें ऐड करेंगे। आपको चारों को टोटल लगाना है ताकि आपको ये पता लगे कि आपके पास कैपिटल कितने की इंट्रोड्यूस की गई है विनोद के द्वारा। तो 3 लाख का कैश है, 1 लाख का इक्विपमेंट, 4 लाख हो गया, 4 और ये 2 लाख 6 लाख हो गए और ये 7,20,000 रुपए हो गया। तो आप कैपिटल में ऐड करेंगे कितना? 7,20,000 रुपए। ठीक है सर, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नाउ 1/3 of the above inventory goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। ऐसा हमने कुछ पीछे भी देखा था। इन्वेंट्री 1,20,000 रुपए का कह रहा है, इसका 1/3 जो है हमने वो बेच दिया, तो इसका 1/3 निकालोगे कितना आएगा? 40,000 रुपए। इस 40,000 पे हमने प्रॉफिट कितना कमाया है? 10%। 10% प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर, तो ये 40,000 कॉस्ट ही है। इसमें आप प्रॉफिट निकालोगे 10% कितना आएगा? 4,000 रुपए। इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 44,000 रुपए। अब ये जो हमने बेचा है इसमें कह रहा है कि आधा पैसा कैश में मिला है, मतलब कैश जो है वो इसका हाफ है। हाफ कितना हो गया? 22,000। और बाकी जो आधा होगा वो ऑब्वियस सी बात है किस पे होगा? क्रेडिट पे होगा, क्योंकि हाफ कैश कह रहा है। तो दैट मींस कि आपका जो बाकी पार्ट बच गया वो आपने उधार में सेल किया है, तो वो आपका हो गया क्रेडिट पे ऊपर। ठीक है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है? तो ये 1 लाख का 1/3, 1,20,000 का जो 1/3 किया, ये तो आपका एक कैलकुलेशन का एरिया था। मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि जो आपका स्टॉक जाएगा वो कितने का जाएगा? 40,000 रुपए का, जो आपने बेचा है। प्रॉफिट आपका 4,000 रुपए का, तो ये कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। कैपिटल में आप इसको ऐड करेंगे। 22,000 रुपए आपको अभी के अभी मिल गए हैं, तो कैश में 22,000 रुपए ऐड हो जाएगा। बाकी जो 22,000 है वो आपको भविष्य में मिलेगा। तो भविष्य में अगर पैसा मिलेगा तो वो आपका कहलाता है डेटर। तो आप डेटर में जाके ये 22,000 ऐड कर दोगे। सेम ट्रांजेक्शन है, वहां पे 12,000 था और 4,000 से हमने सॉल्व किया था इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट्स में। नाउ अगला पॉइंट है आपके पास, डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्लांट एंड मशीनरी पे 12,000 और इक्विपमेंट पे 8,000 रुपए। मतलब कि 2 डेप्रिसिएशन लग रहा है। प्लांट एंड मशीनरी भी थी 2 लाख की, इसके ऊपर 12,000 का डेप्रिसिएशन है, और इक्विपमेंट था आपका 1 लाख रुपए का, इसके ऊपर 8,000 का डेप्रिसिएशन है। तो पहले तो आप प्लांट एंड मशीनरी से जाके इस 12,000 को माइनस कर दोगे, क्योंकि 12,000 का डेप्रिसिएशन है।
इक्विपमेंट में जाके आप इस 8,000 को माइनस कर देंगे क्योंकि 8,000 का डेप्रिसिएशन है। अब ये दोनों के दोनों है हमारे नुकसान, जो डेप्रिसिएशन है वो 2 एसेट पे लगाया और दोनों का दोनों है आपका नुकसान, तो 12 और 8 20,000 का आपका नुकसान है। तो इस 20,000 को आप ले जाके कहां से माइनस करोगे? अपने कैपिटल में से, जहां पे हम सारे नुकसानों को एडजस्ट करते हैं। ठीक है सर। नाउ कैश टेकन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने कैश लिया कितना? 40,000 रुपए। तो 40,000 का आपने पर्सनल यूज के लिए कैश लेके गए, मतलब ये है ड्राइंग। ड्राइंग की ट्रीटमेंट क्या होती है कि कैश में से माइनस हो जाता है और दूसरा उतने से ही आपका कैपिटल भी कम हो जाता है। तो कैश में से 40,000 माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी 40,000 माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, तो ड्राइंग था आपका अगर 40,000 रुपए, तो इसका आप 5% निकालोगे, कितना आएगा? 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो हम इसको पहले फायदा समझते हैं, तो अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं और उसके बाद क्योंकि ये प्रोप्राइटर से ही चार्ज किया जा रहा है तो इसलिए उसी की कैपिटल में से इसको माइनस भी कर देते हैं। नेट इफेक्ट इसका 0 हो जाएगा। बट इस तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी सेम कहानी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी सेम कहानी होती है। Now, goods sold to Ashish for ₹20,000 and received a BR for the same amount for 3 months। मतलब हमने गुड्स सोल्ड किया है आशीष को और हमारा वो डेटर नहीं बनेगा, हमने उससे क्या ले लिया है? BR ले लिया है। BR का मतलब क्या है? बिल्स रिसीवेबल। जो डेटर हम पहले बनाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में जब सामान बेचा तो इन्होंने कहा भाई साहब तुम पे भरोसा नहीं, तुम बिल साइन करो, और बिल साइन किया। इनके पास एक कॉपी आई जिसका नाम है बिल रिसीवेबल। मतलब इस बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में इनको पैसा मिलेगा, इस बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में इनको पैसा मिलेगा भविष्य में। तो मतलब क्या है? यहाँ पे आपने उधार में सेल किया है लेकिन आपका डेटर ना क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा? बिल रिसीवेबल क्रिएट होगा। आइए जी ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? तो आपने सामान बेचा है, अगर गुड्स सोल्ड किया है तो उस केस में क्या होगा आपका? अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है तो आपका ऑब्वियस सी बात है स्टॉक जाएगा। स्टॉक कितने से जाएगा? आपका स्टॉक जाएगा 20,000 रुपए से। 20,000 रुपए से आपका स्टॉक माइनस हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? आपके एसेट के अंदर ही आप BR लिखोगे, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, और उसमें जाके आप ऐड कर दोगे कितना? यही 20,000 रुपए। जो जनरली आप जब क्रेडिट सेल करते हो तो आप क्या करते हो? स्टॉक में से माइनस करते हो और डेटर में ऐड करते हो। यहाँ पे डेटर नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में कह दिया कि इनको क्या रिसीव हुआ है, उसके बदले एक बिल रिसीवेबल, तो आप बिल रिसीवेबल में ऐड करोगे और कुछ दिक्कत नहीं है। आगे, रिसीव 20,000 फ्रॉम आशीष अगेंस्ट द BR ऑन मैच्योरिटी। जब इसको मैच्योरिटी हो गई, मैच्योरिटी मतलब ये बिल जो बनाया गया था कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए बनाया गया था। 3 महीने पूरे हुए और कह रहा है कि उसके बाद आपको 20,000 रुपए मिल गए। तो 20,000 रुपए मिल गए तो आप क्या करोगे? इस 20,000 जो आपको रिसीव हुए हैं तो आप इसको बिल रिसीवेबल में से क्या कर दोगे? माइनस, और कैश आपको मिला है नो डाउट, तो कैश में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल आपका 0 हो जाएगा क्योंकि पहले आपने बिल रिसीवेबल 20,000 ऐड किया था, 20,000 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा और ये 20,000 रुपए आप जाके कहां पे जोड़ोगे? अपने कैश में जाके ऐड कर देंगे। तो ये कुछ अच्छी ट्रांजैक्शन थी इसके अंदर बिल रिसीवेबल वाली, ऑल्दो हमने बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल की ट्रीटमेंट हमने स्टार्टिंग में कवर अप कर ली थी। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 कदम का, जिसके बाद हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है हमें। कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। पहला ट्रांजैक्शन है विनोद ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैश लेके आया कितना? 2.5 लाख रुपए। क्या ट्रीटमेंट होगा सर? कैश में हम ऐड कर देंगे 2.5 लाख रुपए और दूसरा कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा कितना? 2.5 लाख रुपए। गुड्स परचेज किया कैश में 1.5 लाख रुपए का, क्रेडिट में 2.5 लाख रुपए का। तो आपने कैश में खरीदा है 1.5 लाख रुपए का, तो आपको कैश में से माइनस करना पड़ेगा कितना? 1.5 लाख रुपए। और आपने क्रेडिट में खरीदा है 2.5 लाख रुपए का, तो मतलब आपका यहां पे क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि आपको भविष्य में पैसा लौटाना पड़ेगा। तो आप क्रेडिटर में ऐड करोगे कितना? 2.5 लाख रुपए, और कुल मिला के आपके पास जो स्टॉक आएगा वो कितना आएगा? 1.5 प्लस 2.5 4 लाख रुपए का। तो आपको स्टॉक में जाके ऐड कर देना है कितना? 4 लाख रुपए। तो स्टॉक आपका 4 लाख से बढ़ गया, पैसे आपके 1.5 लाख अभी चले गए हैं और 2.5 लाख रुपए का आपके ऊपर उधार हो गया, जो कि आप लाइबिलिटीज के अंदर लिखोगे क्रेडिटर के नाम से 2,50,000। ठीक है सर। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, आउट ऑफ विच 35,000 रिसीव्ड इन कैश। कह रहा है 50,000 रुपए का सामान है, इसको हमने 25% के प्रॉफिट में बेचा, तो इस पे आप ऐड करो इसका 25%, तो इसका 25% कितना आएगा? 50,000 का 25% आपका आएगा 12,500। ठीक है, तो गुड्स कॉस्टिंग है 50,000, तो कॉस्टिंग 50,000 है और कह रहा है 25% जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। मतलब इस 50,000 पे आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो इस पे 25% जोड़ोगे कितना आएगा? 12,500। टोटल वैल्यू इसकी कितनी होगी? 62,500। इसमें आपने बेचा, और जब बेचा तो आपको 35,000 रुपए कैश में मिल गए। मतलब सारा पैसा कैश में नहीं मिला है, 35,000 कैश में मिल गया, बाकी आपका उधार है। तो बाकी उधार कितना होगा यहाँ पे? तो इसको आप माइनस करके निकालेंगे यहाँ पे 20, 25 और 27,500। ठीक है, ये 27,500 आपका क्या हो गया? क्रेडिट में हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब आपने इसको बेचा तो आपके पास से जो स्टॉक जाएगा वो कितने का जाएगा? पूरे के पूरे 50,000 रुपए का। आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 12,500। कहां एडजस्ट करोगे आप? जाके कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। 12,500 का प्रॉफिट। आपने जो ये सामान बेचा है इसमें आपको पैसे मिले हैं कितने?
35,000 रुपये तो कैश में आ जाएगा 35,000 रुपये, और 27,500 आपको अभी नहीं मिला, मतलब क्या है कि भविष्य में मिलेगा, और भविष्य में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर में जाके आपका ऐड हो जाएगा 27,500 रुपये। तो इस तरीके से आपकी इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगला है एम्प्लॉइज की सैलरी हमने पे की है 25,000 रुपये सैलरी पे किया है, तो आपका एक तो कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश जाएगा यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे, और दूसरा ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस एडजस्ट होता है आपके कैपिटल में, तो कैपिटल में जाके आप माइनस कर दोगे 25,000 रुपये। अगला है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज और एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। ये बहुत ही प्यारी ट्रांजैक्शन है, इसको ध्यान से समझेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब क्या है कि खर्चा आपका हो गया लेकिन आपने अभी पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो पहले तो आप एक्सपेंस को क्या करते हो, इस एक्सपेंस का आप क्या करते हो, आप इस एक्सपेंस को माइनस कर देते हो अपने कैपिटल से, और अगर ये पे हो जाता तो आप कैश में से माइनस कर देते, लेकिन ये पे नहीं हुआ, ये आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बकाया है, खर्चा आपने कर तो लिया लेकिन इसका भुगतान अभी नहीं किया है, आपको भुगतान भविष्य में करना पड़ेगा। तो आप अपने लाइबिलिटीज के अंदर लिखोगे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इस 5,000 रुपए को जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये तो ट्रीटमेंट होगी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की। एक और ट्रांजैक्शन है यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वो इंटरेस्ट जो आपने अर्न तो कर लिया है लेकिन आपको अभी मिला नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव हो जाता तो आप क्या करते, आप इसको कैपिटल में ऐड कर देते, और दूसरा आप बोलते कि रिसीव हो गया तो आप इसको कैश में ऐड कर देते। ठीक है, बट यहां पे ये इनकम आपकी हो तो गई है, एक्रू तो हो गया है, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आपकी इनकम है कैपिटल में तो ऐड होगा, लेकिन कैश अभी नहीं मिला है। कैश नहीं मिला है, लेकिन क्या मिलने का अधिकार प्राप्त हो गया, बिल्कुल प्राप्त हो गया है। आपको ये 7,500 रुपए अभी नहीं मिले हैं लेकिन भविष्य में मिलेगा, तो ये आपका एक प्रकार का एसेट है, एक आपका अधिकार है जो आपको भविष्य में मिलेगा। उस एसेट का नाम क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आप एसेट के अंदर ऐड कर दोगे कितना, 7,500 कैपिटल में ऐड होगा, और दूसरा एसेट के अंदर एक नया एसेट फॉर्म करोगे, उसके नीचे लिखोगे आप एक्रूड इंटरेस्ट, और उसमें जाके आप ऐड कर दोगे कितना, 7,500 रुपए। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। तो देखो कैपिटल यहाँ पे कितनी थी, तो इसने जितना बिजनेस में लगाया था, कितना लगाया था, इसने लगाया था 2.5 लाख रुपए। कह रहा है इस पे 5% पर एनम देने की बात हुई थी, तो 2.5 लाख के ऊपर आप 5% कैलकुलेट करोगे, यही कैपिटल है इसकी 2.5 लाख रुपए की। तो 2.5 लाख के ऊपर जब आप 5% कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 12,500 रुपए। ये 12,500 रुपए क्या है आपका, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये कैपिटल में पहले तो माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा खर्चा माना जाता है, और दूसरा ये कैपिटल में ऐड कर देते हैं क्योंकि ये फायदा किसका है, प्रोप्राइटर का, और उसको हम एडजस्ट करते हैं किससे, उसकी कैपिटल के साथ। ठीक है, चलिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है परचेज एलईडी टीवी फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए है, अब वो एलईडी टीवी खरीदे, बाइक खरीदे, कार खरीदे, कुछ भी खरीदे, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल यूज के लिए इसका मोटे तौर पे मतलब क्या है कि वो 12,500 रुपए आपके पास से लेके जा रहा है, आपके बिजनेस से लेके जा रहा है, मतलब ये ड्रॉइंग की ट्रांजेक्शन है। तो कैश में से आप माइनस करेंगे 12,500, और दूसरा क्या होगा, उसके कैपिटल में से यही 12,500 माइनस हो जाएगा, जो ड्रॉइंग की बेसिक ट्रीटमेंट होती है। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को खत्म कर लिया है। इसके अंदर एक छोटा सा अंश बचा हुआ है जिसके अंदर हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो भी बिल्कुल पार्शियल एरिया है थोड़ा सा, क्योंकि उसका जो बाकी कंटिन्यूएशन का पार्ट है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जब हम डिटेल में इसके गोल्डन रूल वगैरह सभी की बातें करके चलेंगे। बट आप यहाँ पे ये समझ सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड अगर पर्टिकुलरली बात करें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे सवाल, सारी चीजें, सारा रिवीजन सब कुछ खत्म हो गया है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक छोटा सा अंश है जो कि हम आगे वाले पार्ट्स में कवर कर लेंगे।